हमारे दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में मैं आपको दिखाना चाह रही थी इसी पार्ट को, बट एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो अचानक से ये ब्लैंक हो गई थी, है ना। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आई हूँ, तो प्लीज़ अगर जो नहीं देखे पिछले वाले देख लीजिए। फिर ये आपका ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट मैं करूँगी। मैं आपको ये दिखाना चाहिए, इससे पहले मैं आपको सिलेबस से दोस्ती करवा दी थी, किसने क्या बताया मैं आपको शॉर्ट में बता दी थी। अब मैं बताने चाह रही हूँ कि कार्ल मार्क्स, मैं आपको बोली थी कि कार्ल मार्क्स का मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स पहला नंबर ये है जो आपको अभी नहीं करवाऊंगी मैं, है ना। मैं अभी आपको अभी नहीं करवाऊंगी ये शॉर्ट नोट्स। मैं उस टाइम करवाऊंगी जब अपने एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले बचा हुआ हो, तब मैं उसको ये करवाऊंगी, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए शॉर्ट नोट्स को भी। तो शॉर्ट नोट्स में पहले नंबर क्या है, कार्ल मार्क्स का ये देखिए उनका जन्म कब हुआ था। फिर उनका कुछ पुस्तकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी पुस्तकें हैं, उनकी अवधारणाएं हमेशा पूछी जाती है, तो वो भी मैं इसमें डाल दी हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका ऐतिहासिक द्वंदात्मकता भौतिकवाद क्या है, इसमें भी डला हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरी पूरी तरह से इसमें बहुत मतलब शॉर्ट में लिखे हैं। इसमें हेगल हेगल का जो विचार है और मार्क्स का विचार है, द्वंदात्मक थीसिस प्लस एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये आपको नहीं समझ में आएगी अभी जब तक मैं आपको डिप ना लेके चलूँ, है ना। ये शॉर्ट नोट्स मैंने उस ये अभी से मतलब बना कर रख रही हूँ, क्योंकि जी हम जब आपका एग्जाम आए ना, तो मैं आपको पूरी थिंकर को 1 घंटे या 2 घंटे में कंप्लीट करवा दूँ, है ना, 24 थिंकर्स। फिर आपका देख लीजिए ये क्या है, कुछ विकास के चरण है। प्रथम चरण में क्या थे, द्वितीय, तृतीय, चौथे, ये सब आपको कीवर्ड है, आपको याद कर जाना है, ठीक है। फिर आपको ये देख लीजिएगा मार्क्स ने अलगाव को कैसे रखा और हेगल का विचार क्या था, वो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, कुछ इनकी कार्ल मार्क्स का फिर मैं 2 है, इसका मैं एक सेकेंड अलगाव की इन्होंने भावना बताई कि एलिगेशन कैसे आती है व्यक्ति में, तो उनका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइएगा इस फिर हेगल और उनके जो जितने भी थिंकर हैं उनका क्या विचार है वो है। फिर कार्ल मार्क्स ने अलगाव की भावना तो दिया, उन्होंने बहुत सारे कुछ बारे में बताया, तो उनका मैं कुछ की पॉइंट्स लिखी हूँ, ठीक है। फिर फेवर बैग ने क्या दिया, फिर एक सेकेंड फिर थोड़ा ये देख लीजिए मार्क्स क्या मानते थे, है ना, अलगाव कैसे हुई, क्यों हुई, तो ये सब आपके इस मतलब मैं बना के रखी हूँ। और मैं जो भी नेक्स्ट लेके आऊंगी, नेक्स्ट जो मैं मेरा वो पीडीएफ है, पूरी उसमें मतलब पूरी तरह से वो बहुत डीप में है। मैं डीप में इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि आपकी जो पूरी नॉलेज हो वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो, ताकि आप अगर मुझसे पढ़ लें तो फिर आप जितने भी अगर मैं तो ये नहीं चाहूँगी ना कि आप मुझसे हमेशा पढ़ें। कभी कोई टीचर चाहता है, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे हमेशा पढ़े। मैं चाहूँगी एक बार मुझ पर आप टेस्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना, पढ़कर देखिए, 1-2 दिन क्लास कीजिए, फिर नहीं समझ आया फिर मैं पूरी पूरी तरह से जिसके भी जितने भी मैं पार्ट लेके आऊँगी, ये आपका क्या बोलते हैं ऐप पर मिलेगी, ठीक है। अभी मैं 1-2 वीडियो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ये शॉर्ट लेके चलाते हैं और आपको आधा घंटा में समझा के निकल जाता, आपको पता ही नहीं अच्छा द्वंदात्मकता क्या होती है ना। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो आपको पता ही नहीं, व्याख्यात्मकता क्या होती है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा। यार आप डीप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगी, आपका माइंड में कैसे जाएगी ये। आपको डीप पढ़ना पड़ेगा हर कुछ के बारे में। आप प्रोफेसर बनने चाह रहे हैं, आप 10 पास नहीं करने जा रहे, आप 12 पास नहीं करने जा रहे, आप ग्रेजुएशन पास नहीं कर ग्रेजुएशन पास करने के बाद में भी लोग नकल करके ना कुछ पढ़ लेते थोड़ा वाला, लेकिन इसमें पूरी डीप नॉलेज चाहिए। कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पूरी कॉन्फिडेंस होकर आपको हर कुछ पता होना चाहिए कि अच्छा कोई भी अगर कहीं से समझ आए, कहीं से भी सवाल आ जाए, आपको झटाक से में आंसर देके निकलना है ना। तो आपको ये अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आपको ये शॉर्ट पढ़ा दूँ, आपको क्या समझ आएगा। और फिर वह लोग यार रिवीजन नहीं करते हैं, आप अब ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे थोड़ा होता है पढ़ाई। यार आप मतलब लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं यार, है ना। आप मतलब मैं तो आपकी उम्र में आई थिंक छोटी ही होंगी, आप लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। आप मतलब ये आप सोचिए ना कि मैं एक पेज पढ़कर, 2 पेज पढ़कर, अगर मैं नकल कर कर मैं याद करके, मुझे नहीं पता इसके मतलब क्या होती है, अब मैं जाके एग्जाम पास करना तो पॉसिबल नहीं है, बिना थ्योरी पढ़े पॉसिबल नहीं है। इसकी बहुत मोटी मोटी बुक आती है, बहुत पढ़ना पड़ता है ना। एक बुक से नहीं क्लियर होती है। हाँ, मतलब मैं तो बोल रही हूँ ना, मैंने बहुत बुक पढ़ा है, इस मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 बुक पढ़ कर मैं आपको सामने ये पढ़ रही हूँ, ऐसे नहीं। मेरे पास बहुत सारे नोट्स है, अगर जिनको लेना है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, बहुत सारे मेरे पास नोट्स है, मैं आपको मतलब वो प्रोवाइड कर दूंगी, आप पढ़ते रहिए, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको वो सही डायरेक्शन देना चाहूंगी कि आप उस चीज को पढ़े और एग्जाम क्वालिफाई कर ले।
हाँ, अगर कोई व्यक्ति पूछे आपसे कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको वो अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप बता सके, ऐसे नहीं कि नहीं बता सके, है ना। तो मैं इसलिए आपको बोली, ये बाद में दूंगी आपको शॉर्ट की। पहले मैं इससे पहले थोड़ी सी आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी, स्लाइड। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का ही स्लाइड है पूरा, और मैं दूसरी स्लाइड दिखाना चाहूंगी। देखिए आ गया, एक सेकेंड। हाँ, ये आपका स्लाइड है। ये आपकी स्लाइड है, ठीक है। ये कहाँ गया guys? हम्म, ये भी आपके कार्ल मार्क्स का है। एक सेकेंड आगे इसमें। नहीं आई, रुक, एक सेकेंड एक सेकेंड guys, थोड़ी सी टाइम दीजिए। हम्म, अब मुझे थोड़ी वीडियो को ऊपर करना चाहिए। क्लियर। थोड़ा ये सेटल करना पड़ेगा, बार बार ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको थोड़ा पूछ कर ही बताऊंगी, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया सब। यार इतने प्रॉब्लम क्यों आती है। हम्म, सब क्लियर है, अब आ जाइए। एक सेकेंड, आ गया। तो लॉक है, सब ठीक है। अब आइए, मैं जो बताना चाहूंगी आपको, पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऑन ऑफ कर लेते हैं, है ना। कार्ल मार्क्स का, हम्म, ये हमारे देखिए कार्ल मार्क्स है। इसमें बहुत सारे आपको ये मिलेंगे, पूरे पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं खुद पढ़ाऊंगी, पूरे समझना पड़ेगा, पूरे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद आपको एक नोट्स लिखवाऊंगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, फिर तब मुझसे आप मुझसे करना कि मैम क्वेश्चन अगर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन मैं ऐसे नहीं, मैं हवा में बात नहीं करूंगी, मैं डीप में लेके चलूंगी। हवा में बात करना है तो बहुत सारे टीचर है, मिल जाएंगे, आप उन पे आराम से जाकर पढ़ाई कीजिए। अगर जिसे बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करना है कि हाँ मैं इस साल पढ़ा तो मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, तो वो मेरे पास है। और नहीं तो अन्यथा बहुत सारे ऐसे फेक है, बहुत है 2 घंटा में कि आपका 8 घंटा में पूरे सिलेबस कंप्लीट हो सकते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ, 10 यूनिट 8 घंटा में कंप्लीट करवा सकते हैं हम लोग, 10 यूनिट, है ना। उन और 8 घंटा और टाइम दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि वो एग्जाम में क्या होगा, मैं नहीं बता सकती। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट स्मार्ट होंगे जो 8 घंटा में पढ़कर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो आई डोंट नो, मैं उनका एक्सेप्शन नहीं लूंगी, ठीक है। मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी आपके साथ मेहनत बोलूंगी करने, ठीक है। और खुद का मैं बोलूंगी ऑब्जेक्टिव बनाओ, खुद नोट्स बनाओ, कहीं से कुछ नहीं आता है ना, बुक्स के बिना या कहीं किसी का नोट से कुछ ऐसा उठ के आता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक आप क्लियर नहीं पढ़ेंगे। ये फंडा है, क्लियर है, जो बात है सीधी है, ठीक है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं पहले पढ़ाऊंगी इसको, ठीक है। 1 घंटा पढ़ लीजिए उसके बाद। तो चलिए पहले कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स हमारे क्या थे, मैं इसको रीडिंग करूंगी आपके साथ ही, आपको ऐसा ना लगे कि मैम कुछ नोट्स लिखा है और उसको उठाए इस तरह से और पढ़ा दिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ पढ़ूंगी, मैं बोलूंगी इसको नोट कीजिए। हाँ, जिस टाइम मुझे लिखवाना होगा मैं आपको उसको थोड़ा सा 1 घंटा में समझा दूंगी अपने नोट्स के माध्यम से। मैं देखिए ऐसा नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे टूल्स है, लेकिन मैं उसका भी नहीं लूंगी क्योंकि मैं भी आप एक बिगनर की तरह स्टार्ट करना चाहूंगी। तो देखिए ये हमारे नोट्स है, तो मैं इस पे बोलूंगी अच्छा आप इस पे ये लिख लें, कुछ की पॉइंट्स है तो मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। अभी चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारे कार्ल मार्क्स, आप लोग अगर इजाजत हो तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, ठीक है। और जो भी ज्यादा नॉलेज है मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगी गाइस, तो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में चलते हैं, पहले पेन थोड़ा ले लेते हैं। पेन, पेन नहीं तो हाईलाइटर, कहाँ से हाईलाइटर मिलेगी मुझे।
ये है लेटर आई थिंक, हाँ है लेटर, हाँ ठीक है। ये देख लीजिए कार्ल मार्क्स को, ये हमारे ऊपर में है, ये है एक, अरे यार अच्छा ये जो वाटर मार्क है ना मैं इसे हटा दूंगी, ठीक है आप लोगों को पीडीएफ में। अभी ये आ गया वाटर मार्क मेरे से ही, जिस टाइम मैं ये फाइल को डाउनलोड कर रही थी ना, अपलोड कर रही थी, तो ये वाटर मार्क उसमें चला आया कॉन्फिडेंशियल, तो मैं इसे हटा दूंगी, ठीक है। ये कहीं का वाटर मार्क नहीं है, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में जान लीजिए। कार्ल मार्क्स क्या है गाइस, तो लोगों से पूछिएगा कार्ल मार्क्स कहीं एक विचारक है, ठीक है, सब लोग कहेंगे कार्ल मार्क्स एक विचारक है। तो कार्ल मार्क्स क्या है, कार्ल मार्क्स वास्तव में एक समाजशास्त्री नहीं थे, ध्यान से सुनिएगा, कार्ल मार्क्स वास्तव में एक समाजशास्त्री नहीं थे, ठीक है, वो एक क्रांतिकारी थे, वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। कार्ल मार्क्स वास्तव में समाजशास्त्री नहीं थे, वो एक, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, वह एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, ठीक है। परंतु मार्क्स ने कुछ भी प्रतिपादित किया तो वो उस काल के यूरोपीय समाज से घनिष्ठ तौर पर संबंधित थे, ठीक है। मार्क्स ने जो कुछ भी मतलब प्रतिपादित किया उस काल में क्या थे, यूरोपीय समाज से घनिष्ठ तौर पर संबंधित थे। अतः मार्क्स के विचारों को अध्ययन में समाजशास्त्र में भी होता है ना, मार्क्स का विचार होता है, ऑब्वियसली सोशियोलॉजी में होगा ही। मार्क्स का जन्म कब हुआ था गाइस, 1818 में, कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अच्छा कि मैं की पॉइंट में सारा नोट करके रखी हूँ कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है ना, 1818 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुई थी, ठीक है। उनका परिवार जन यहूदी धर्म के अनुपालन करते थे, ठीक है, उनका परिवार क्या करते थे, जन यहूदी परिवार के अनुपालन करते थे, ठीक है। आगे उनका परिवार जन यहूदी, आप लोग नोट मत कीजिए, सब है की पॉइंट्स में। परंतु बाद में उनके सामाजिक अधिकारों को संरक्षित रखने के उद्देश्य से एवं किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचने के उद्देश्य से उनके परिवार ने ईसाई धर्म को अपनाया, ठीक है। उनके परिवार ने किस धर्म को अपनाया, ईसाई धर्म को अपनाया। ध्यान से सुनेगा जो मैं बोल रही हूँ, कहाँ गया, ऐसे क्यों हो रहा है ये बार बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ईसाई धर्म को अपनाया, पेन ही ले लेता हूँ गाइस, प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा लूं, ब्लू चले, है ना। उन्होंने अपनाया, कौन सा धर्म को अपनाया था गाइस, ईसाई धर्म को अपनाया। वकालत की अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत मार्क्स हेगल के दर्शन के अध्ययन के लिए बार्नेल विश्वविद्यालय पहुंचे, पूछ देता है, कार्ल मार्क्स का कौन सा विश्वविद्यालय, बार्नेल विश्वविद्यालय पहुंचे, ठीक है। अच्छा हेगल का विचार क्या था, हेगल का विचार मैं बताऊंगी, कार्ल मार्क्स का विचार क्या था। हेगल एक्चुअली एक विचारक थे, तो वो देखो पहले हेगल आए थे कहाँ से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वकालत की अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत मार्क्स हेगल के दर्शन के अध्ययन के लिए, मतलब फिलोसफी के अध्ययन के लिए बर्न विश्वविद्यालय पहुंचे, तो वहाँ हेगल का वहाँ मुलाकात हुई। यद्यपि उन्होंने हेगल के दर्शन का अध्ययन किया तो हेगल के विचारों को मार्क्स ने कदापि पूर्णतः नहीं स्वीकारा, हाँ ऑब्वियसली नहीं स्वीकारा था। हेगल का विचार और कार्ल मार्क्स का विचार बिल्कुल डिफरेंस था गाइस, है ना, ऐसा नहीं बोलो। हेगल्स का जो विचार था कार्ल मार्क्स के विचार के बिल्कुल क्या थे, अपोजिट थे। हेगल का कहना था कि हमारे जो भी विचार है ना, हेगल का जो विचार था, उनका कहना था कि हमारे जो भी मतलब परिवर्तन आता है वाद से ही आता है, लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना था नहीं, हमारे विचारों से थोड़ा कुछ परिवर्तन होते हैं, नहीं, हमारे भौतिक से हमारे विचारों में परिवर्तन आती है। कार्ल मार्क्स का कहना था, कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि हमारे भौतिक चीजों को देखकर ही हमारे क्या होते हैं, मार्क्स के अनुसार क्या कहना था कि हमारे भौतिक मतलब पदार्थ को देखकर, भौतिक चीजों को देखकर हमारे में क्या परिवर्तन आती है, ठीक है। मतलब कार्ल मार्क्स का ऑब्वियसली कहना था कि पदार्थ पहले आया, है ना, मैं पदार्थ पहले आया बाद में विचार आई है, लेकिन हेगल का कहना था नहीं, विचार पहले आए तब पदार्थ आई। जैसे मैंने बताया था ना इमानुएल दुर्खिम और कार्ल मार्क्स पिछले वीडियो में कि समाज को ही सब कुछ मानते थे इमानुएल दुर्खिम, और कार्ल मार्क्स बोलते थे नहीं, व्यक्ति से ही समाज बदलता है, तो वही सिचुएशन हुआ। उनका कहना था कि नहीं, हेगल का क्या करना था कि विचार से ही लोगों में परिवर्तन आती है, या मतलब भौतिक चीज का निर्माण होती है। तो हेगल कहते, कार्ल मार्क्स कहते नहीं, पदार्थ तो पहले से हमारे जो भी क्या बोलते हैं
हमारे जो भी पदार्थ है, जैसे नदी, पेड़, पहाड़ है ना, झरना, ये सब क्या है, पहले से है, मनुष्य के पहले से है, मनुष्य उसके बाद आया, है ना गाइस। हमारे जितने भी झरना, ये सब पहाड़, पेड़ पौधे, लकड़ियां, ये सब तो पहले से उपलब्ध है, मनुष्य तो बाद में आया है। तो उनका ये करना था, तो ये समझ में आ गया। तो उन्होंने, अब बोलते हैं विश्वविद्यालय में मार्क्स ने छात्रों को एक समूह नेतृत्व किया, वही बात बताएगा आगे में, जो अपने आप को यंग हेगलवादी कहते थे। ठीक है। हम्म। यद्यपि वो सभी छात्र हेगल के दर्शन का अध्ययन करते थे, उनके समूह का मुख्य उद्देश्य हेगल की आलोचना थी। उनका समूह का मुख्य उद्देश्य क्या था? हेगल की आलोचना थी। हेगल एक चरम आदर्शवादी थे। हेगल क्या थे? एक चरम आदर्शवादी थे। बल्कि मार्क्स एक चरम भौतिकवादी थे। अभी बताया ना, मार्क्स क्या थे? एक चरम भौतिकवादी थे। ठीक है। हेगल का मानना था कि विचार ही एकमात्र चरम सत्य है। वही मैं जो भी बताया वही लिखा हुआ पीडीएफ। अगर मैं ऐसे समझा भी दूंगी ना, आप पीडीएफ को एक बार पढ़ लेंगे ना, तब भी समझ आ जाएगा। मैं फर्स्ट में इसलिए पीडीएफ पढ़ रही हूँ, आपको लगेगा कि नहीं मैम ऐसे समझा देती है, चली जाती है और मुझे नहीं समझाती, पीडीएफ तो ऐसे देती नहीं। मैं बोलूंगी एक दो बार पीडीएफ, मैं बोलूंगी पीडीएफ को खुद भी पढ़ो। खुद भी पढ़ने से है ना इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसे नहीं माइंड में रहती है। बोलते हैं जिस चीज को मैं ज्यादा सोचती हूँ वो हमारे माइंड में आती है, तो वही बात हो जाएगी। खुद भी पढ़िए, खुद भी पढ़िएगा तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं इसलिए फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में जो बात बोलेंगे वही पीडीएफ में लिखा रहेगा, तो आपको सिर्फ समझना है। ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ कि अच्छा पीडीएफ में जो है मैम जो बोल रही है उसे भी देखना और प्लस पीडीएफ भी पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो हेगल का क्या मानना था कि विचार ही एकमात्र चरम सत्य है ना, एवं यह भौतिक वस्तु से पूर्ण प्रमुख है। जबकि मार्क्स का मानना था कि नहीं, भौतिक वस्तु ही चरम सत्य है। उनका वही करना था ना, कि उनका करना था, मार्क्स का क्या करना था कि हमारा विचार पहले नहीं है, मतलब हमारा विचार पहले नहीं है, हमारे मतलब भौतिक चीज है, हमारे पदार्थ पहले है। मार्क्स का करना था। तो एवं विचार से पूर्व है। तो मार्क्स ने निरंतर हेगल के विचार को क्या किया? खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि हेगल अपने सिर के बल खड़े थे। हेगल क्या थे? अपने सिर के बल खड़े थे। अब मैंने उन्हें उनके पाँव के बल खड़ा कर दिया। हेगल क्या थे? अपने सिर के बल खड़े थे, मैंने उनको पाँव के बल खड़ा कर दिया। अपनी शिक्षा पढ़ी करने के उपरांत मार्क्स सरकार विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। इसके कारण उन्हें जर्मनी से निष्कासित कर दिया। जर्मन से मार्क्स जो है, जर्मन से मार्क्स से फ्राल पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई थी। फिर उनकी मुलाकात किससे हुई? फ्रेडरिक एंगल्स से हुई थी। एंगल्स उनके सबसे घनिष्ठ शास्त्रीय मित्र बने। एंगल्स से भी जर्मनी से ही थे, है ना। तो जो फ्रेडरिक एंगल्स हुए ना, एंगल्स उनके सबसे घनिष्ठ मित्र बने। किससे? किनके? कार्ल मार्क्स के, है ना। देखिए फ्रेडरिक एंगल्स उनके घनिष्ठ मित्र बने, और वो भी क्या थे? जर्मनी से ही थे। वो एक कपड़े से मिल पर स्वामित्व रखते थे, परंतु पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित नहीं थे, है ना। फ्रांस में भी मार्क्स ने सरकार विरोध गतिविधियों में हिस्सा लिया। फ्रांस में भी मार्क्स ने सरकार का क्या किया? विरोध गतिविधियों में हिस्सा लिया था। अतः उन्हें फ्रांस से भी निष्कासित कर दिया। फ्रांस फ्रांस से मार्क्स बेल्जियम पहुंचे, मतलब सोच लो यार, उसको फ्रांस से भी निष्कासित कर दिया, वो जर्मनी में उनको भी निष्कासित कर दिया। अब वो बेल्जियम पहुंचे, परंतु उन्हीं कारणों से मार्क्स को पुनः बेल्जियम में निष्कासित कर दिया। फिर से उसे बेल्जियम में भी निष्कासित कर दिया कार्ल मार्क्स को, मतलब कितना जगह से उसे निकाला गया, है ना। रुकिए एक से, ठीक है, थोड़ा फास्ट कराते तो कंप्लीट हो जाएगी। कहाँ गया? हम्म। अब देखिए, परंतु उन्हें कारणों से मार्क्स को पुनः बेल्जियम में निष्कासित कर दिया। उन्होंने जर्मनी में पुनः प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु वो पकड़े गए। अंततः इंग्लैंड ने भी मार्क्स को राजनीतिक शरण प्रदान की। सोचिए, इंग्लैंड ने भी उन्होंने फिर राजनीतिक में प्रदान की। तो मार्क्स ने साम्यवाद की अवधारणा को प्रतिपादित। अब साम्यवाद है क्या, मैं बताऊंगी, टेंशन ना लीजिए, है ना। मार्क्स ने साम्यवाद, इसको नोट कीजिए, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, साम्यवाद मैं इससे लिखवाऊंगी, ठीक है। तो मार्क्स ने साम्यवाद की अवधारणा को भी प्रतिपादित किया, जिसे कि पूंजीवाद की एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। पूंजीवाद के प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। पूंजीवाद उत्पादन का एक विधि होती है। पूंजीवाद क्या होती है? उत्पादन की एक विधि होती है। निवेश और पुनर्निवेश के माध्यम से लाभ को निरंतर बढ़ाना इसका प्रमुख आधार था। ठीक है। पूंजीवाद क्या है गाइस? एक प्रोडक्शन की एक विधि है ना। निवेश और पुनर्निवेश के माध्यम से लाभ को निरंतर बढ़ाना होता है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। इनका प्रमुख आधार है। उत्पादन की इस विधि में उत्पादन की शक्तियां अर्थात औद्योगिक इकाई पर व्यक्ति, औद्योगिक इकाई पर व्यक्ति
विशेष का स्वामित्व होते थे एवं श्रमिक मात्र अपने श्रम शक्ति पर स्वामित्व रखते थे, है ना। समाज पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्गों में विभाजित होता था। हाँ, समाज किसमें वर्ग में विभाजित होता था? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में विभाजित होता था। इसी व्यवस्था में श्रमिक का शोषण एवं आर्थिक असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती थी। ऑब्वियसली जब पूंजीवाद होगा तो श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग तो विभाजित होगा, है ना। तो मार्क्स जैसे लोग इस शोषण को स्वयं गवा रहे, कहता एक प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने साम्यवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया, है ना। मार्क्स का यह मानना था कि साम्यवाद पूंजीवाद का प्रतिस्थापना करेगा। साम्यवाद उत्पादन का एक अन्य विधि है जिसके अनुसार उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व पूरे समुदाय का होगा, है ना। समझ में आ रहा है? मार्क्स का क्या मानना था? मार्क्स का मानना था कि साम्यवाद क्या है? पूंजीवादी का प्रतिपादित करेगा। साम्यवाद उत्पादन का एक अन्य विधि है जिनके अनुसार उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व पूरे समुदाय का होगा। किसका होगा? पूरे समुदाय का होगा। और संसाधनों का जो वितरण होगा सब में समान रूप से होगा। समझ रहे हो? साम्यवाद यही बताना चाहता है, पूरे समुदाय का होगा हर कोई संसाधन, और जो संसाधन का जो मतलब उत्पादन की जो शक्तियां हैं वो पूरे क्या होंगे? समुदाय का होंगे। और संसाधन का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब में समान रूप से होगा। यह एक ऐसा समाज होगा जिसमें आर्थिक असमानता नहीं होगी। साम्यवाद में क्या होगी? आर्थिक असमानता नहीं होगी एवं समाज वर्गहीन होगा। समाज क्या हो जाएगा? वर्गहीन हो जाएगा। यह एक सामंत मूलक समाज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समानता मूलक समाज होगा। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का अवधारणा थी। अब देखिए उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या कहा। तो कार्ल मार्क्स की एक सेकेंड ऐतिहासिक भौतिकवाद को भी पढ़ लेते हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेनिन के गुरु प्रेनेख्लोनोवा ने किया था। किसने किया था गाइस? इसे नोट कीजिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेनिन के गुरु प्लेनिखोनोवा ने किया था। परंतु प्लेनिखोवा ने इस शब्द का प्रयोग मनुष्य के समाज के इतिहास के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारों को स्पष्ट करने के उद्देश्य किया। मार्क्सवादी विचारों को स्पष्ट करने के उद्देश्य किया। इस अवधारणा को व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम फ्रेडरिक एंगल्स ने, किसने? फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी पुस्तक में सोशियोलॉजी यूटोपिया एंड साइंटिफिक्स में समझने का प्रयास किया। यह पुस्तक मार्क्स की मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई थी। इनका अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद मानव समाज के इतिहास के संदर्भ में यह विचारधारा है कि जो कि मनुष्य के इतिहास की हर प्रमुख घटना को आर्थिक क्रियाओं में जोड़कर देखती है ना। मार्क्स ने मनुष्य के समाजों को एवं समाज में घटित हर प्रमुख घटना को मात्र आर्थिक नजरिए का देखने का प्रयास किया। समझ रहे हो? इसमें भी इकोनॉमिक्स नजरिए को देखने का प्रयास किया। मार्क्स के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व ही भौतिक वस्तुओं को उत्पादन ही उसकी शक्ति है। मार्क्स के अनुसार क्या है? अस्तित्व ही भौतिक वस्तुओं का उत्पादन की उसकी क्षमता पर आधारित रहती है। ये की पॉइंट से नोट कीजिएगा। जब मनुष्य पृथ्वी पर आया तब वह अपने अस्तित्व की मात्रा को इस कारण से संरक्षित रखा कि वह भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि जैसे वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं को उत्पादन एवं निर्माण में सच में था। समझ लो, जब मनुष्य धरती पर आया, पृथ्वी पर आया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? भोजन को, वस्त्र को, आवास को जैसे उत्पादन निर्माण में सच में था। तो समाज की उत्पत्ति का भी जो आर्थिक क्रियाओं को जोड़कर देखा जाता है, समाज की उत्पत्ति किससे देखा जाता है? आर्थिक क्रियाओं को जोड़कर देखा जाता है। तो मार्क्स के अनुसार धीरे धीरे मनुष्य को यह आभास हुआ कि संगठित होकर भी अर्थात एकजुट होकर वह ज्यादा उत्पादन कर सकता है ना। मार्क्स को यह आभास हो गया था धीरे धीरे कि वह संगठित होकर और एकजुट होकर वो ज्यादा उत्पादन कर सकता है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का उद्देश्य होता है मनुष्य एकजुट हो और उसमें समाज का निर्माण किया, है ना। समाज का निर्माण किया। तो समाज का निर्माण किसने किया? निर्माण कैसे हुआ? समझ में आ गया? व्यक्ति जब धरती पर आया तो सबसे पहले उसने भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि जैसे वस्तुओं उत्पादन निर्माण में सच में था, उसके पास था। लेकिन समाज की उत्पत्ति का जो आर्थिक क्रियाओं को भी तो जोड़कर देखा गया था। लेकिन मार्क्स के अनुसार धीरे धीरे जब मनुष्य का यह आभास होने लगा कि व्यक्ति जब संगठित होकर भी ज्यादा उत्पादन के उद्देश्य से मनुष्य एकजुट हुआ तो उसने समाज का निर्माण किया। ठीक है, तो परिवार को उद्योग को भी आर्थिक आधारों के साथ जोड़कर देखा गया। मार्क्स के अनुसार जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं की बढ़ोतरी हुई, समाज में पुरुष सदस्य जो कि आर्थिक क्रियाओं से जुड़े थे उनमें ज्यादा से ज्यादा संपत्ति संचय किया, है ना। मार्क्स सदस्यों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनकी संपत्ति का हस्तांतरण मात्र उन्हीं के संतानों को हो। यह तभी संभव था जब पितास्त्व निर्धारण को कोई व्यवस्था हो।
है ना। आज भी लोग विध्वंसात्मकता मानते हैं, लेकिन अब तो कम हो गया, पहले कुछ ज्यादा थी। विध्वंसता कहाँ गया, निर्धारण की कोई व्यवस्था हो। हाँ कहाँ गया गाइस, ये तो ना। हाँ, परिवार को क्या आभास होने लगा कि आर्थिक आधारों के साथ ही जोड़कर देखा गया। तो मार्क्स अनुसार जैसे जैसे आर्थिक क्रिया की बढ़ोतरी हुई, समाज का पुरुष सदस्य जो कि आर्थिक क्रियाओं से जुड़े थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संपत्ति संचय किया। पुरुष को सदस्यों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनकी संपत्ति का हस्तांतरण मत क्या उन्हीं की संतानों की है। तो यह तभी संभव था जब पितृव्य निर्धारण की कोई व्यवस्था हो। पितृव्य निर्धारण के इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महिलाओं को यौन स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित करना अनिवार्य समझा गया, है ना। उनकी चार लड़कियों को चार दीवार के अंदर ये रखना अनिवार्य समझा गया था, और मतलब बाहर में लड़के लोग काम करेंगे। तो इस उद्देश्य से परिवार का निर्माण किया गया था, मतलब इसी उद्देश्य से परिवार का निर्माण किया गया था। अब देखिएगा इस अरे यार हाँ, स्त्रीकरण की व्यवस्था को भी मार्क्स ने मात्र आर्थिक रूप से ही देखा। मतलब स्त्रीकरण मतलब होता है कि मतलब किसी भी चीज में चेंजेस, जैसे मैं आपको कहूँ, गतिशीलता मतलब होती है चेंज, स्त्रीकरण का मतलब होती है जैसे असमानताओं, समानता और असमानता में डिफरेंस, उसको बोलते हैं स्त्रीकरण। ठीक है, तो स्त्रीकरण की व्यवस्था को भी मार्क्स ने मात्र आर्थिक रूप में ही देखा, मतलब उनकी हर कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉपर्टीज से ही देखती थी, आर्थिक उनकी सब कुछ था। हाँ, वही बात आपको उस वीडियो में मैंने बताई थी। मतलब एक ही बात याद रखिए, अगर आर्थिक कॉन्सेप्ट देख लिया जाए तो कार्ल मार्क्स लगा लेना है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार प्रारंभ में मनुष्य जो अंखेटक था वो खाद्य सामग्री का संकलन करता था, है ना। ये स्वरिक में था, ध्यान से सुनिएगा। मत उतना ही अखेटक किया जाता था अथवा उतना ही संकलित किया जाता था जितना उपभोग के लिए अनिवार्य हो, अतः अधिशेष का उत्पादन नहीं था। समझो, जैसे जैसे कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया के रूप में उत्पन्न हुई, तो समाज के कुछ ही सदस्य पूरे समाज का उपयोग के उद्देश्य में खाद्यान्न का उत्पादन में समर्थ हो गया, जैसे जैसे कृषि व्यवस्था ही। अतः समाज के अन्य सदस्य खाद्यान्न के उत्पादन से मुक्त हो गया था। समाज के अन्य सदस्य क्या हो गए थे, खाने पीने के उत्पादन से क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे, जैसे जैसे कृषि व्यवस्था डेवलप हुई। उन्होंने अनार्थिक क्रियाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन से अपने आप को जोड़ा, आर्थिक क्रियाओं को और जो प्रोडक्शन के जो है उनमें जोड़ा। इस प्रकार से समाज में विनिमय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, मतलब एक्सचेंज, विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान, जो सच में था। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संपत्ति संचय किया, है ना। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या किया भाई, संपत्ति संचय किया, संपत्ति संचय किया। अन्य सदस्य पीछे रह गए। इस प्रकार से समाज में वर्ग विभाजन होने लगा। फिर समाज में क्या आया, वर्ग विभाजन होने लगा। विभिन्न वर्गों में सामूहिक हित एक दूसरे से विभिन्न होते थे। जिनके पास संसाधन होते थे वो अन्य सदस्यों से शोषण करते थे, जिनके कारण वो वर्ग शासन उत्पन्न हो गया। जिनके पास शासन होते थे, सॉरी, जिनके पास संसाधन होते थे, जिनके पास संसाधन होते थे वो क्या करते थे, अन्य सदस्यों से शोषण करते थे। जिसके कारण से वर्ग संघर्ष उत्पन्न होने लगा। अब देखिए वर्ग संघर्ष कैसे कैसे आने लगा, जब, है ना, व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं को वास्तविक उत्पादन में जो अपने आप को जोड़ने लगा, तो उसी प्रकार से जब एक्सचेंज विनिमय प्रारंभ हो गई और उसमें क्या होने लगी, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को संचय करने लगा, तो अन्य जो सदस्य हो गए थे क्या हो गए थे, पीछे रह गए थे, जिससे वर्ग विभाजन उत्पन्न होने लगा। ठीक है, और फिर वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो गई, जो कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार था। सामाजिक परिवर्तन का क्या था, प्रमुख आधार था। अतः समाज में परिवर्तन को भी हम आर्थिक कारकों से जोड़ा गया। लेकिन मार्क्स का यह मानना था कि जैसे ही एक साम्यवादी समाज की उत्पत्ति होगी, उत्पादन की शक्तियां पर, मार्क्स का क्या मानना था, मार्क्स का मानना था कि जैसे ही समाज की उत्पादित साम्यवादी समाज की उत्पादित होगी, उत्पादन की शक्तियां श्रमिक पूरे समुदाय का हो जाएगा, संसाधन का वितरण सब में समान रूप से होगा, अतः न तो वर्ग विभाजन होगा और न ही वर्ग संघर्ष होगा, या इतिहास का अंत होगा। माना है, न वर्ग विभाजन होगा न इतिहास का अंत होगा, उनका ये कहना था। क्लियर सी बात। अब उनकी देखिए आलोचना है, वो देख लेते हैं। मनुष्य, अब उनकी आलोचना क्या है, ऐतिहासिक बहुत ही बात समझ आ गया। अब उनकी आलोचना क्या है, मनुष्य के समाज के इतिहास के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारधारा रूढ़िवादी कारणवाद प्रयोजनवाद में ग्रसित थे।
रूढ़िवादी कारणवाद प्रयोजनवाद किसी सामाजिक यथार्थ को समझने का वह तरीका होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता परिणाम पहले से ही सोच लेता है ना, पहले से सोच लेता है, एक अलग तरीके तर्कों के माध्यम से इसे प्रमाणित करने का प्रयास करता है। मानव समाज का इतिहास के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारधारा आर्थिक निर्धारणवाद से भी ग्रसित थे। निर्धनवाद वह विचारधारा होता है जो किसी अन्य वास्तविकता के मात्र एक ही पक्ष को स्वीकार करता है। सुना, रूढ़िवाद, यहाँ देखिए दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग को। रूढ़िवाद उसे कहते हैं जो पहले से ही क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं, और एक अलग से क्या करने तर्क के माध्यम से प्रमाणित करने का वो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। निर्धारणवाद क्या होता है, निर्धारणवाद वह विचारधारा होता है जो किसी वास्तविकता की मात्रा को एक ही पक्ष को स्वीकार करता है या किसी भी अनुपस्थिति विचार को खंडन कर देती है, विचार को खंडन कर देती है, ठीक है। अतः यह कहा जा सकता है कि मार्क्स ने एक ही पक्ष को रखेगा, उसे क्या कहेंगे, निर्धारणवाद। अतः यह कहा जा सकता है कि मार्क्स ने अपने पूर्वाग्रह के कारण ही मानव समाज में घटित हर प्रमुख घटना को आर्थिक क्रियाओं को जोड़कर देखा, है ना। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा का द्वंद्वात्मकता भौतिकवाद में विचार के रूप में देखा जा सकता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को क्या कहता है, द्वंद्वात्मकता भौतिकवाद के विचार में देखा जा सकता है, ठीक है। अलगाव जो था गाइज वो हेगल ने प्रतिपादित किया। मार्क्स ने इस शब्दों में हेगल की लेखनी को अपनाया, परंतु हेगल ने इस शब्द को प्रयोग दार्शनिक रूप से किया था, जबकि मार्क्स ने इसका प्रयोग समाजशास्त्री रूप में किया। हेगल ने इसका प्रयोग कैसे किया था, दार्शनिक रूप में किया था। मार्क्स ने क्या किया, समाजशास्त्री रूप से किया। मार्क्स ने भी अपने शब्द में लेखनी में अलगाव के स्थान पर सेसल शब्द का प्रयोग किया, है ना। और उन्होंने, मार्क्स ने कहा यह एक सामाजिक एवं मानसिक दशा है। यह क्या है, सामाजिक एवं मानसिक दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपने आप से एवं समाज से अन्य सदस्यों से अलग थलग हो जा सकता है और पृथक भी हो सकता है। यह पूर्णतः विलग होने की एक दशा है। मार्क्स के अनुसार विसंबंध की यह दशा मनुष्य के लिए क्या है, नवीन दशा नहीं है। मनुष्य समाज में यह तब से उपस्थित है जब से यह मनुष्य के उपस्थित है। समय के साथ अलगाव इस दशा ने निरंतर अपने आप को परिवर्तित किया। मनुष्य के जीवन में अलगाव की जो पहल दशा थी वह प्राकृतिक थी। उन्होंने कहा कि जो अलगाव पहले से था, है ना, मनुष्य के जन्म से पहले से था अलगाव, वो एक प्राकृतिक थी, वह मानव जनित नहीं थी। वह, उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा कि अलगाव क्या है, प्राकृतिक थी, मानव जनित नहीं थी। याद रखिएगा, अलगाव प्राकृतिक थी, मानव जनित नहीं थी। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई ना, एग्जाम में पूछ देगा अलगाव कैसी थी, प्राकृतिक है, मानव जनित है, कार्ल मार्क्स के अनुसार, तो मानिएगा प्राकृतिक थी। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो प्राकृतिक ने जिंदा रहने के लिए उसे अपने हाल पर छोड़ दिया, समझ रहे हो ना। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो प्रकृति ने उसे जिंदा रखने के लिए उसे अपने हाल में छोड़ दिया। मनुष्य भौतिक वस्तु को उत्पादन एवं अपनी क्षमता के माध्यम से भी संबंधित इसी दशा में विजय प्राप्त करने में सफल रहा, परंतु ज्यादा से ज्यादा उत्पादन इस इच्छा के कारण मनुष्य आज एक पूंजीवादी समाज का हिस्सा बन गया। मनुष्य क्या बन गया, आज एक पूंजीवादी समाज का हिस्सा बन गया। इस पूंजीवादी समाज में भी संबंध में अपने आप को अन्य नए रूपों को परिवर्तन कर लिया। मार्क्स मुख्यतः श्रमिक वर्ग की दशा के संदर्भ में चिंतित थे। मार्क्स क्या थे, श्रमिक वर्ग की दशा में चिंतित थे। वो मार्क्स श्रमिकों वर्ग के ही संबंध की दशा को उजागर करना चाहते थे। उनके अनुसार एक पूंजीवादी समाज में श्रमिक वर्ग अपने श्रम के उत्पाद से ही, है ना, क्या कर सकता है, संबंधित हो सकता है। प्रारंभ में मनुष्य जो भी उत्पादित करता है वह मात्र उस खुद का उपभोग का उद्देश्य से होता है। मनुष्य जो भी उत्पादित करता है वो खुद उपभोग के उद्देश्य से होता है। उन उत्पादों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। परंतु एक पूंजीवादी समाज में श्रमिक जो भी उत्पादन करता है उसका जो उद्देश्य होता है पूंजीपति वर्ग का लाभ सुनिश्चित करने का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगा, इसे याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स क्या बोलना चाहते थे कि जिस समय श्रमिक वर्ग की दशा थी वो मात्र श्रमिक वर्ग के ही विसंबंध की दशा को उजागर करना नहीं चाहते थे, वो मतलब चाहते थे। ध्यान से समझिए, मार्क्स करना चाहते थे जिस समय श्रमिक वर्ग थी वो सिर्फ उसी को उजागर करना चाहते थे, श्रमिकों वर्ग की। लेकिन उनके अनुसार एक पूंजीवादी समाज में जब श्रमिक वर्ग अपने श्रम के उत्पादित से ही बेसंबंधित हो जाता है तो उनका जो प्रारंभ जो उनका उत्पादित जो करता है वो मात्र उसके खुद का उपभोग के उद्देश्य होता है, उपभोग के उद्देश्य होता है। और उन उत्पादों पर अगर उसका पूर्ण नियंत्रण होता था, है ना। परंतु जैसे पूंजीवादी समाज में श्रमिक लोग जो उत्पादन करते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, पूंजीपति वर्ग को लाभ को सुनिश्चित करना, यही होता है ना, पूंजीपति वर्ग का लाभ को सुनिश्चित करना। एक
मार्क्स के अनुसार जब श्रमिक व निर्णय लेने की प्रक्रिया से विसंबंधित हो जाते हैं तो एक पूंजीपति समाज में औद्योगिक इकाई में भी सभी निर्णय पूंजीपति वर्ग ले लेते हैं। श्रमिक की कोई भी मतलब श्रमिक की कोई भूमिका नहीं रहती है ना, उनका कोई भूमिका रहती है नहीं रहती है, उनको जो वस्तु बनाते उससे भी अलगाव हो जाती है। तो ये पूंजीवादी जो समाज है, इस श्रमिक अपने वास्तविकता माध्यम से भी विसंबंधित हो जाते हैं। मनुष्य को किसी भी जीव की तुलना से श्रेष्ठ माना जाता रहा, परंतु पूंजीवादी समाज में श्रमिक की दशा पशुओं की दशा से भी हीन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने देखिए कार्ल मार्क्स बोले जाते थे कि जब से पूंजीवादी समाज आई तो सब में उनका एक ही मोटिव रहता है कि पूंजीपति वर्ग को लाभ पहुंचाना, पूंजीवादी वर्ग को लाभ पहुंचाना। उनको हर कुछ से अलगाव हो जाती है ना, उनका ये बना। जिस समय श्रमिक वर्ग था उनको वो जो बनाते थे ना प्रोडक्ट, उनसे प्रेम थी, उनको उनसे प्रेम थी। आजकल तो उनको उनसे भी अलगाव हो जाती है, तो वो बोलना चाहते थे। और पूंजीवादी समाज क्या किया दिया, श्रमिक की दशा पशुओं की जैसा भी हो जाता है, पशुओं की दशा जैसा ही हो जाता है पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी जब से समाज आ गया ना गए, जो श्रमिक को जो दशा है ना पशुओं की जैसा हो गया। उन्होंने कहा जानवरों को भी अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए ना अपना श्रम बेचने की आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु एक पूंजीवादी समाज जब से आया है ना, पूंजीवादी समाज, वो श्रमिकों को जीवित रखने के लिए अपना श्रम बेचना पड़ता है। मार्क्स के अनुसार श्रमिक समाज से भी विसंबंधित हो जाती है। एक बंद क्षेत्र में निरंतर श्रम उत्पादन करने की प्रक्रिया में ही श्रमिक समाज अन्य सदस्यों से पृथक हो जाते हैं। आपसी संबंध जो होता है ना वो आधारभूत हो जाती है। मार्क्स ने यह मानना था कि संबंध की ऐसा दशा पूंजीवादी समाज के कारण ही उपस्थित है। ठीक है, मेरा मूड ऐसे नहीं हुआ, मतलब कार्ल मार्क्स का जो थिंकर है उनको क्या करना चाहिए, समस्या ये सब समाप्त हो जाएगी, है ना, विषमन की ये करना चाहिए। अब उनकी आलोचना देखिए, आलोचना में बहुत सारे थिंक करने दिए। देख लीजिए, C.W. मिल्स ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित की और उन्होंने पुनः विस्तार किया। उनके अनुसार सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ ही विषमन ने नया रूप धारणा कर लिया। सेवा क्षेत्र के विस्तार में पहले वस्तु का उत्पादन होता था, अब उसकी बिक्री होती है। पहले वस्तु को क्या होता था, उत्पादन होता था, अब उसकी क्या होती है, बिक्री होती है। अतः वस्तु के उत्पादन में कौशल की आवश्यकता देखी जा सकती है। C.W. मिल्स के अनुसार है, इनके अनुसार वस्तु के उत्पादन में कौशल की आवश्यकता देखी जा सकती है, परंतु सेवा क्षेत्र में व्यक्तिवाद की खरीदी बिक्री होती है ना। वस्तु के उत्पादन में कौशल की आवश्यकता देखी जा सकती है, लेकिन जैसे सेवा क्षेत्र में व्यक्ति को क्या होती है, खरीदी और बिक्री जाती है। यह व्यक्तित्व का बाजार है। यह किसका बाजार बन गया गाइस, ये व्यक्तित्व का बाजार बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, यह किसका बाजार बन गया, यह व्यक्तित्व का बाजार बन गया, है ना। अब कौशल का प्रयोग व्यक्तित्व पर किया जाता है। कौशल का प्रयोग किस पर किया जाता है, व्यक्ति पर किया जाता है। अतः सेवा क्षेत्र में ग्राहकों को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से एक बनावटी व्यक्तित्व का धारणा किया जाता है। इस बनावटी व्यक्तित्व के पीछे एक व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व गुम हो जाती है। अतः मनुष्य अपने वास्तविक व्यक्तित्व से विसंबंधित हो जाता है। चलिए लेकर आना गाइस। वेबर ने मार्क्स को उस विचार से खंडन किया। अब आ जाए मैक्सवेल। उनका कहना था कि वेबर का एक सामाजिक समाज में विसंबंध की दशा उपस्थित नहीं होगी। वेबर के अनुसार एक आधुनिक औद्योगिक वृद्ध समाज में विसंबंध की स्थिति अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगी। वेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में विसंबंध की दशा मुख्यतः क्या है, सामाजिक जीवन के अत्यधिक तार्किक हो जाने के कारण उपस्थित होती है। भावनाओं की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। हर एक परिवार में मनुष्य को तार्किक नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। तार्किक नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। समाज के सदस्यों का एक बृहद व्यवस्था एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाता है। मनुष्य असहाय हो जाता है। पूरी व्यवस्था को उसका कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। अतः यह विसंबंधित महसूस करता है। समझ देखो, पढ़ने से क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। मैं वो सब भी पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लीजिए। वर्ग संरचना क्या है, वो तो 8 घंटा में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। मेन पॉइंट ये होती है, ठीक है। वर्ग संरचना एवं सामाजिक परिवर्तन देख लीजिए। अब क्या बोले वर्ग संरचना के बारे में कार्ल मार्क्स। सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक प्रमुख हिस्सा है। सामाजिक परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत में एक संघर्षवादी सिद्धांत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्क्स ने परिवर्तन को वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखा। मार्क्स ने परिवर्तन को किस पे देखा, वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखा। यह उत्पादन की विधि से भी संबंधित था।
इसका कारण यह है कि वर्ग की उत्पत्ति ही आर्थिक कारणों से संबंधित होती है। वर्ग की उत्पत्ति किससे को संबंधित होती है? आर्थिक कारणों से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार अब तक मनुष्य के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष से संबंधित रहा है। अभी ने बताया मार्क्स ने परिवर्तन को क्या किससे जोड़कर देखा? वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखा। तो वही तो बोल रहा है कि मार्क्स के अनुसार अब मनुष्य का जो समाज में इतिहास जो वर्ग संघर्ष से संबंधित है, इतिहास का जो है वर्ग संघर्ष से संबंधित है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें, अब तक का मनुष्य का समाज एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में वर्ग संघर्ष के कारण में परिवर्तित होता रहा है ना। समाज में दो विरोधी वर्ग जो संघर्ष उत्पन्न होती है, समाज के दो विरोधी वर्ग क्या करते हैं? जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं वही परिवर्तन को जन्म देते हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष वह दाई है जो कि परिवर्तन रूपी शिशु को जन्म में योगदान करती है। मार्क्स का यह मानना था कि आदिम साम्यवादी समाज में उत्पादन की वृद्धि में परिवर्तन के कारण वर्ग में उत्पत्ति प्रारंभ हो गई है। यह एकमात्र परिवर्तन था, वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं था। परंतु उपरांत हर एक मानव समाज का एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में वर्ग संघर्ष के कारण ही परिवर्तित होता है। एक समाज जो कि संपूर्ण नहीं है, निरंतर उपस्थित नहीं रह सकता है। कभी रह सकता है गाइस, एक समाज संपूर्ण नहीं रह सकता है। ऐसे समाज स्वयं अपने विरोधाभास को जन्म देगा जो कि वर्ग संघर्ष के कारण बनेगा, है ना। मार्क्स मुख्यतः अपने समय को पूंजीवादी समाज में होने वाले कहाँ गया गाइस, हाँ, पूंजीवादी समाज में होने वाले परिवर्तन को समझना चाहते हैं। उनका यह मानना था कि पूंजीवादी समाज आंतरिक रूप से विरोधाभासी है ना। उनका मानना था कि पूंजीवादी समाज क्या है? विरोधाभासी है। उनका आंतरिक रूप से पूंजी से वस्तु का निर्माण नहीं होता, वस्तु का उत्पादन श्रम से होता है। पूंजी से क्या होता है? वस्तु का निर्माण होता है? नहीं होता है। वस्तु का निर्माण तो किससे होता है? कभी ये क्वेश्चन उठा के रख देगा आप लोगों को, ओ माय गॉड, चकमका जाएगा। तो पढ़िए ना गाइज, उन्होंने क्या कहा कि वस्तु का जो उत्पादन होता है ना गाइज, श्रम से होता है, श्रम से होता है ना। पूंजी से थोड़ा वस्तु का उत्पादन होता है, पूंजी से वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। वस्तु का उत्पादन तो श्रम से होता है, परंतु पूंजी की तुलना में श्रम का महत्व ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उनका कहना था पूंजी की तुलना में श्रम का महत्व क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। परंतु पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग की स्थिति बेहतर होती है ना। पूंजी की तुलना में श्रम का महत्व ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कहाँ है? नहीं है। आजकल तो पूंजीपति वर्ग को ही तो पूजा होती है। तो पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग की स्थिति बेहतर होती है। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग की स्थिति क्या होती है? बेहतर होती है। यह विरोधाभास श्रमिक क्रांति को जन्म देगी, जिसमें पूंजीपति वर्ग का, और देखिएगा ये पूछ देगा एग्जाम में, वस्तु को उत्पादन श्रम से होता है ना, पूंजी से नहीं। यह विरोधाभास श्रमिक क्रांति को जन्म देगी, जिससे पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा। मार्क्स का यह मानना था कि प्राचीन समाज में सामंतवादी समाज एवं सामंती समाज से, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नोट के रखी हूँ आपको की पॉइंट में, ठीक है। नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये स्लाइड मिलेगी और जो मैं नोट्स बनाई शॉर्ट उसी में मिलेगी, टेंशन मत लीजिएगा। तो प्राचीन समाज में कितने वर्ग थे? सामंती समाज एवं सामंत समाज, जो पूंजीवादी समाज में परिवर्तित हुआ। तो याद रखिएगा, प्राचीन समाज में सामंती समाज एवं सामंती समाज से पूंजीवादी समाज में जो परिवर्तन आया, उसका प्रमुख कारण दो अल्पसंख्यक समाजों के बीच का संघर्ष था। परंतु पूंजीवादी समाज में जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ ना होगा, उनका कहना था, ध्यान से समझिए, मार्क्स का मानना था कि प्राचीन समाज से जो सामंती समाज एवं सामंती समाज से पूंजीपति समाज में जो परिवर्तन आया, प्राचीन समाज से सामंती समाज, सामंत समाज से पूंजीपति समाज में जो परिवर्तन आया, उसका प्रमुख कारण दो अल्पसंख्यक समूह के बीच का संघर्ष था, है ना। समझ में आ रहा है? प्राचीन से सामंत और यहाँ पे सामंत समाज से पूंजीपति समाज, जो कारण दो अल्पसंख्यक समूह के बीच का संघर्ष था। पूंजीवादी समाज में जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा वह एक बहुसंख्यक समूह या एक अल्पसंख्यक समूह के बीच होगा। समझ में आ रहा है? पूंजीवादी समाज में जो वर्ग होगा ना गाइज, वर्ग, वो किसमें होगा? एक बहुसंख्यक समूह में और एक अल्पसंख्यक समूह के बीच होगा। लेकिन यह संघर्ष पूंजीवादी वर्ग जो कि अल्पसंख्यक होगा एवं श्रमिक वर्ग जो कि बहुसंख्यक होगा। समझ रहे? यह संघर्ष जो होगा ना, वो पूंजीवादी वर्ग जो कि अल्पसंख्यक होगा, पूंजीपति वर्ग कैसा होगा? अल्पसंख्यक होगा, और श्रमिक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुत सारे संख्या में हो जाएंगे। बहुत क्लियर समझिए इस बात को। उन्होंने कहा, मार्क्स का मानना था कि प्राचीन समाज में जो सामंत समाज और सामंती समाज
प्राचीन समाज से सामंत समाज, सामंत समाज से पूंजीपति समाज में जो परिवर्तन आया उसका प्रमुख दो अल्पसंख्यक के बीच वर्ग संघर्ष था। क्लियर? प्राचीन समाज से सामंत, सामंत समाज से पूंजीपति वर्ग, जो दोनों में जो परिवर्तन आएगा, उनका परिवर्तन आया, उनका प्रमुख कारण क्या था? दो अल्पसंख्यक, यहाँ पर देखिए दो अल्पसंख्यक समूह के बीच का संघर्ष था। लेकिन पूंजीवादी समाज क्या में जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा ना, होगा मतलब उनका कहना था पूंजीवादी जो समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा वह एक बहुसंख्यक समूह वह एक अल्पसंख्यक समूह के बीच होगा। लेकिन पूंजीपति वर्ग जो होगा वो अल्पसंख्यक होगा और श्रमिक वर्ग जो होगा वो बहुसंख्यक होगा। क्लियर हुआ? पूंजीवादी जो वर्ग होगा वो क्या होगा? अल्पसंख्यक होगा, और जो हमारे श्रमिक वर्ग होगा वो बहुसंख्यक वर्ग होगा, बहुसंख्यक होगा। ठीक है, बहुसंख्यक है, इन दोनों के बीच होगा। यह वर्ग संघर्ष एक साम्यवादी समाज को जन्म देगा। या किसको जन्म देगा गाइज? साम्यवादी समाज को जन्म। ऐसे भी मतलब ये लॉजिक सोचिए ना गाइज, पूंजीवादी अभी भी लोगों में उतना नहीं, मतलब पूंजीवादी वर्ग नहीं है लेकिन श्रमिक वर्ग बहुत है, तो बहु होगा, बहुसंख्यक होगा। और ये किसको जन्म दे देगा? साम्यवादी समाज को जन्म देगा। यह पूंजीवादी समाज को प्रतिस्थापित करेगा। पूंजीवादी समाज को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित करेगा। एक साम्यवादी समाज में उत्पादन की शक्तियां पर स्वामित्व पूरे समुदाय का होगा। समझ लो, एक साम्यवादी समाज में उत्पादन की शक्तियां क्या होगा? का जो मालिक होगा पूरे समुदाय का होगा, पूरे समुदाय का होगा। एवं संसाधनों का वितरण सबसे समान रूप में होगा। संसाधनों का वितरण आवश्यकता के अनुरूप होगा, है ना, सबको समान रूप में अनुरूप होगा, ना कि क्षमता के अनुरूप होगा। उत्पादन का अनुरूप श्रमिक का शासन होगा। उत्पादन का अनुरूप क्या कौन सा होगा? श्रमिकों का शासन होगा, ना कि पूंजीपति वर्ग का शासन होगा। फिर से बोल रहे हो, पूंजी उत्पादन का जो भी हमारा योगदान अनुरूप होगा वो श्रमिकों का शासन होगा, ना कि पूंजीपति वर्ग का शासन होगा। साम्यवादी समाज में राज की भूमिका समाप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, राज की भूमिका क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर? तो याद रखिएगा, ध्यान खोलकर सुन लीजिए, इसे बैठा लीजिए। उन्होंने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमारा जो पूंजीपति वर्ग होगा वो दो वर्ग में बटेगा, एक अल्पसंख्यक एक बहुसंख्यक। लेकिन जो लड़ाई होगा वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, लेकिन श्रमिक वर्ग बहुसंख्यक होंगे और पूंजीपति वर्ग क्या होंगे? अल्पसंख्यक होंगे। वो एक साम्यवादी समाज को क्या करेंगे? जन्म देंगे। और यह वो साम्यवादी समाज को जन्म देंगे जो कि पूंजीवादी समाज को प्रतिस्थापित करेगा, है ना, पूंजीवादी समाज को प्रतिस्थापित करेगा। एक साम्यवादी समाज में उत्पादन की शक्तियां क्या होगी? पूरे स्वामित्व जो है, उनका जो मालिक है, उस समाज में जो उत्पादन की शक्तियां का जो मालिक होगा पूरे समुदाय का होगा। एवं संसाधनों का वितरण सब में समान रूप से होगा। संसाधनों का वितरण जो होगा आवश्यकता के अनुरूप होगा, ना कि क्षमताओं के अनुरूप, है ना। और जो उसका उत्पादन का जो योगदान का जो अनुरूप होगी वो श्रमिकों का शासन होगा, ना कि पूंजीपति वर्ग का शासन होगा। और वो फिर श्रमिकों का शासन होगा और राज की भूमिका क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार स्टेट ने क्या है? उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। राज की भूमिका क्या हो जाएगी? वो समाप्त करना चाहते थे, है ना, राज की भूमिका समाप्त हो जाएगी। क्लियर? आ जाइए, क्लियर हुआ? पहले ये मुझे बताइए, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मुझे चैट कीजिए, क्लियर हुआ तो बताइए। ठीक है, यह एक वर्ग विहीन समानतामूलक समाज होगा। कैसा होगा? विहीन समानतामूलक समाज होगा। चूंकि इस समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, कोई वर्ग होगा ही नहीं, अतः वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा। वर्ग संघर्ष भी, जब वर्ग ही ना होगा तो संघर्ष कौन सी बात होगी भाई? हाँ, आपके घर में भाई बन रहते तब तो लड़ाई होती है ना। जब खुद ही अकेले रहोगे तो कैसे लड़ाई होगी? मुझे ही बताओ, कर लोगे अकेले लड़ाई? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो वर्ग विहीन समानतामूलक समाज होगा। और चूंकि इस समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, न वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा, एवं वर्ग संघर्ष का ना होने के कारण समाज का स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा। वर्ग समाज के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, एवं यह इतिहास अंत होगा। यह इतिहास क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। मार्क्स अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक क्रांति तभी उत्पन्न हो सकती है, कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक क्रांति जो है ना तभी उत्पन्न हो सकती है जब अपने आप में वर्ग अपने लिए वर्ग में परिवर्तित होगा। समझ रहे हो ना? कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक
क्रांति तभी उत्पन्न हो सकती है जब अपने आप में वर्ग पूंजीपति समाज में उपस्थित होंगे और श्रमिकों ही वर्ग होगा, श्रमिकों ही वर्ग होगा, परंतु इसमें आत्मा चेतना उपस्थित नहीं होगी। इसे अपने शोषण को पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह शोषक वर्ग द्वारा प्रतिपादित विचारधाराओं से उत्पन्न झूठी चेतना से प्रभावित है। शासक वर्ग की विचारधारा श्रमिकों को यह मानने के लिए विवश कर देती है, शासक वर्गों की विचारधारा श्रमिकों को यह मानने के लिए विवश कर देती है कि समाज में उपस्थित व्यवस्था को न्यायोचित है ना, समाज में यह व्यवस्थित उपस्थित क्या है, व्यवस्था न्यायोचित है, अतः यह अपने शोषण के विरोध में असफल हो जाती है। समझ लो ना, शासक वर्ग द्वारा प्रतिपादित विचारधाराओं से उत्पन्न झूठी चेतना को प्रभावित करता है। शासक वर्ग की विचारधारा श्रमिकों को यह मानने के लिए विवश कर देती है ना, कि विवश कर देती है समाज में उपस्थित व्यवस्था न्यायोचित है, अतः यह अपने शोषण के विरोध में असफल हो जाती है ना। इसमें विभिन्न अपने लिए वर्ग पूंजीपति समाज में उपस्थित श्रमिक ही वही वर्ग है। श्रमिक ही क्या होंगे, वही वर्ग है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? इतना मुझे बताइए, समझ में आया? जब वर्ग ही नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष होगा कहाँ? हाँ, समझ में आ गया? ठीक है। समाज में शासक वर्ग की विचारधारा श्रमिकों को यह मानने के लिए विवश करती है कि समाज में उपस्थित व्यवस्थित नियोजित है, तथा यह अपने शोषण के विरोध में असफल हो जाती है। इसमें विभिन्न अपने लिए वर्ग भी पूंजीपति समाज में उपस्थित श्रमिकों को यही वर्ग है, परंतु यह वह श्रमिक वर्ग होगा जिसमें आत्मा चेतना की प्राप्ति हो चुकी है और ये अपने शोषण ये अपने शोषण खत्म, यहाँ इसका अपना शोषण क्या हो जाएगा, खत्म होगा। मार्क्स का मानना था कि प्राचीन समाज से सामंती समाज एवं सामंती समाज से पूंजीपति समाज में जो परिवर्तन आया है ना, उसका मुख्य कारण दो अल्पसंख्यक समूह के बीच वर्ग संघर्ष था, परंतु पूंजीपति समाज में जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ वो एक बहुसंख्यक समूह और एक अल्पसंख्यक समूह के बीच था। यह संघर्ष पूंजीपति वर्ग जो अल्पसंख्यक होगा वो श्रमिक वर्ग, वही तो लगता है स्लाइड आ गया दोबारा। हाँ, सबसे समान रूप से होगा। हाँ, ये तो हो गया था ना। ये हो गया, थोड़ा सा देखिए। पूर्ण ज्ञान हो चुका है। इसमें अपने आप को शासक वर्ग द्वारा प्रतिपादित, वो एक स्लाइड आ गया था गलती से, विचारधाराओं से उत्पन्न झूठी चेतना से मुक्त कर लिया जाएगा। एकीकृत शक्ति होगा। श्रमिकों को यही अपने लिए वर्ग श्रमिक क्रांति को जन्म देगा। परंतु मार्क्स के अनुसार अपने आप में वर्ग अपने लिए वर्ग में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया होगी, है ना। वर्ग अपने लिए वर्ग क्या होगा, ध्रुवीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित होगा। ध्रुवीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज पूर्णतः क्या होंगे, दो विरोधी गुटों में विभाजित हो जाएंगे। कितने में? दो विरोधी गुटों में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट और लीजिए फिर आपको बंद। यह ध्रुवीकरण की प्रक्रिया 3 प्रमुख कारणों से देखी जा सकेगी। सर्वप्रथम, एक बंद क्षेत्र में निरंतर लंबे समय तक कार्यरत रहने के कारण श्रमिक, और दूसरे घनिष्ठ जो कि हो जाएगा। साथ ही मशीनों एवं उपकरण बढ़ते प्रयोग के कारण श्रमिकों में जो कौशल का अंतर है वह खत्म हो जाएगा। श्रमिक वर्ग सब एक बंद क्षेत्र में निरंतर लंबे समय तक कार्यरत रहने के कारण श्रमिक, और दूसरा जो कि मशीनों एक उपकरण बढ़ते प्रयोग के कारण श्रमिकों का जो कौशल का अंतर होगा वो खत्म हो जाएगा। श्रमिक वर्ग क्या हो जाएंगे, श्रमिक जो वर्ग है वो समृद्ध होता जाएगा। दूसरा कारण यह होगा, अच्छा पहला कारण ही था, ठीक है, कि लोगों को क्या हो जाएगी, जितने भी हमारे मशीन उपकरण जो आएगा वो क्या हो जाएगा, श्रमिकों में कौशल का अंतर हो जाएगा, है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे और श्रमिक वर्ग समरूप होता जाएगा। श्रमिक वर्ग क्या हो जाएगा, समरूप होता जाएगा। दूसरा जो कारण आएगा गाइज, यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको दूसरा पेन ले लूं। हाँ, यहाँ देखिए, ये दूसरा जो कारण आएगा ना, औद्योगिकरण की बढ़ती प्रक्रिया के साथ साथ श्रमिकों को आय में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। पूंजीपति वर्ग में आय में बढ़ोतरी की तुलना का यह नगण्य होगा। इसका कारण आर्थिक असमानता बढ़ेगी। आर्थिक असमानता क्या बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, जिसके कारण से संचय वचन को भाव उत्पन्न होगा।
पहला वर्ग में समझ आ गया। पहला वर्ग में क्या बताया, पहला वर्ग उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि एक मशीन उपकरण जो होगा वो क्या करेंगे, श्रमिकों को कौशल का अंतर करेगा और वो सारे खत्म हो जाएंगे, है ना, श्रमिक वर्ग ही श्रमरूप होता जाएगा। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि औद्योगिकरण की बढ़ती जो प्रक्रिया के साथ साथ श्रमिकों की जो आय में बढ़ोतरी तो होगी, परंतु पूंजीपति वर्ग की आय में बढ़ोतरी की तुलना में या नगण्य होगी। इसमें आर्थिक असमानता तो बढ़ेगी लेकिन भाव उत्पन्न होगा। तीसरा कारण में उन्होंने क्या बताया कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, मतलब इतना जो आज कंपटीशन बढ़ रही है, वो छोटी व्यापारी आर्थिक क्रियाओं से बाहर हो जाएगी, है ना, छोटी व्यापारी आर्थिक क्रियाओं से, छोटी व्यापारी आर्थिक क्रियाओं से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, छोटी व्यापारी हो जाएगी, अपनी इकोनॉमिक बाहर हो जाएगी, और वो श्रमिक वर्ग जो हिस्सा, वो श्रमिक वर्ग का हिस्सा बनने के लिए विवश हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का विस्तार होगा। यह सभी कारक ध्रुवीकरण को जन्म देगा। श्रमिक, यह सभी कारक किसको जन्म देगा, ध्रुवीकरण को जन्म देगा। अपने आप में वर्ग अपने लिए वर्ग में परिवर्तित होगा एवं श्रमिक क्रांति उत्पन्न होगी, फिर एक दिन श्रमिक क्रांति उत्पन्न होगी। इतिहास ने मार्क्सवादी को खंडन स्वयं कर दिया। विश्व के किसी भी हिस्से में परिवर्तन उस प्रकार से नहीं देखी गई जैसा कि मार्क्स ने अनुसंधान किया, है ना। चीन, रूस, क्यूबा, वियतनाम इत्यादि जैसे देशों में श्रमिक क्रांति तो क्या हो गई, श्रमिक क्रांति तो उत्पन्न हुई, श्रमिक क्रांति तो उत्पन्न हुई, परंतु एक समान मूल समाज आज भी स्वप्न समान है ना। अतः मार्क्स के विचारों को एक आदर्शवादी विचार कहा जाता है। मार्क्स कैसे विचारधारा थे, आदर्शवादी विचार कहा जाता है। यही से तो क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव बनती किससे, थ्योरी से तो बनती है ना, थ्योरी पढ़ी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। आप सोचिएगा ऑब्जेक्टिव में 500 पढ़ लो सिर्फ कार्ल मार्क्स का, तो गाइस ये भ्रम है, भ्रम निकाल दीजिए ना। ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप थ्योरी मतलब जाके सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं तो बोलती हूँ कागज पे दे दो, मैं लिख देती हूँ, साइन कर देती हूँ, नहीं होंगे। थ्योरी पढ़िए, फिर इसका नोट्स बनाइए, फिर इसका एक बार छोटा सा जो मैं की पॉइंट दूंगी उसे पढ़िए। मैं आपको लिखित देती हूँ गारंटी कि आप एग्जाम पास कर जाएंगे, समझ रहे। तो पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगी, आपको नहीं पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगी, समझ में आ रहा है। बहुत थ्योरी पढ़ने के लिए होगी। तो मार्क्स का विचार कैसा है, एक आदर्शवादी विचार विचार कहा जा सकता है जो कि यथार्थ में संभव नहीं है। मार्क्स के विचारों में मार्क्स के विचार को खंडन करते हुए, मार्क्स के विचार को खंडन कर दिया किसने, मैक्स वेबर ने। वेबर ने यह कहा कि श्रमिक क्रांतियां कई संभावना हो सकती है। वेबर ने कहा कि श्रमिक जो क्रांति है ना, कई संभावनाओं में भी संभावना हो सकती है, या एकमात्र संभावना नहीं हो सकती है, यह एकमात्र संभावना नहीं हो सकती। वेबर का कहना था कि यह भी हो सकता है कि श्रमिक हड़ताल पर चले जाए, श्रमिक क्या करे, हड़ताल पर चले जाए और उत्पादन की व्यवस्था के भीतर से क्षति पहुंचा दे, अथवा यह भी हो सकता है कि वो असंतुष्ट रहे परंतु निरंतर कार्य करते रहे। वेबर का यह भी कहना है कि मध्यम वर्ग का संकोचन नहीं होगा। ऐसे भी मैक्स वेबर व्यक्ति को ज्यादा मतलब उन्होंने बताया है ना, तो इसलिए व्यक्ति रख लेते थे। तो मध्यम वर्ग का संकोचन नहीं होगा, इसका विस्तार होगा कि यदि छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा के बाहर भी हो जाएं तो वो कौशल प्राप्त कर पर संपत्तिहीन सफेद पोष कर्मचारी के वर्ग में हिस्सा बन जाएंगे, पोष है ना। इसे क्या कहा जाएगा, इमबोर्जियस कहा जाता है, एक नव मार्क्सवादी चिंतक। अब यहाँ देखिएगा, इसे एक नव मार्क्सवादी चिंतक राल्फ डेरेनडॉर्फ ने वर्ग संघर्ष एवं सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांतों को खंडन करते हुए कहा। ऐसे राल्फ डेरेनडॉर्फ को नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इसमें एक नव मार्क्सवादी, फिर एक नव नया मार्क्सवादी चिंतक आ जाएगा, राल्फ डेरेनडॉर्फ ने वर्ग संघर्ष एक सामाजिक परिवर्तन, राल्फ डेरेनडॉर्फ ने वर्ग संघर्ष एवं सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत को खंडन करते हुए कहा। राल्फ डेरेनडॉर्फ ने क्या किया, वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत को खंडन करते हुए कहा कि संघर्ष मुख्यतः प्राधिकार के उद्देश्य से होता है। उनके अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज में पूंजी का क्या बोलते हैं,
पूंजी का अपघटन होगा। उनके अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज में पूंजी का अपघटन होगा एवं श्रम का भी अपघटन होगा। अन्य शब्दों में पूंजी एवं श्रम का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। पूंजी एवं श्रम का अर्थ क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। पूंजी एवं श्रम का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। उत्तर उपनिवेशवाद समाज में उद्योग पूरे स्वामित्व हो। उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। उत्तर पूंजीवादी समाज में उद्योग पर स्वामित्व तो पूंजीपति होगा, परंतु प्रबंधन करेगा। अतः पूंजीपति वर्ग का हस्तक्षेप कंपनी के दैनिक क्रियाओं में नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होगा तो वह एक श्रमिक एवं प्रबंधन के बीच उत्पन्न होगा। श्रमिक और मैनेजमेंट के बीच उत्पन्न होगा। श्रमिक क्रांति की संभावना नहीं रहेगी, है ना। क्रांति श्रम का अर्थ होता है पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के साथ साथ श्रमिक भी कुशल होते जाएंगे, ऑब्वियसली होते जाएंगे। मुझे बताइए पहले के कितने फादर है जिसे मोबाइल नहीं चलाना आता था, स्क्रीन टच। आजकल देख लीजिए, सेल्फी लेते हैं, है ना, मोबाइल चलाते हैं, बात करते हैं, कॉल कर लेते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो चेंज हो रहे हैं ना भी पढ़कर, तो बस। तो अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगपति भी व्यय करेगा, एक्सपेंड करेगा, लेकिन श्रमिक को तुरंत नियुक्त कर उन्हें तत्काल निकाल पाना संभव नहीं रह पाएगा। अतः श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। श्रमिक भी अभी नहीं समझ, उनका शोषण संभव नहीं रह पाएगा। उनका शोषण क्या रहेगा? संभव नहीं रह जाएगा। अच्छा, ये समझ आए आपको? आ गया, एक सेकेंड, है ना। ये राल्फ में समझ में आ गया ना कि वर्ग संघर्ष क्या एक सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं कि संघर्ष मुख्यतः प्राधिकार के उद्देश्य होता है। उनके अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज में जो पूंजी का अपघटन होगा वो श्रम का अपघटन होगा। श्रम भी एक दिन क्या हो जाएंगे? उनके अनुसार चेंज हो जाएंगे। उनको तुरंत निकालना पॉसिबल नहीं होगा श्रमिकों को, है ना। श्रमिक क्रांति में संभावना जो होगी वो क्या होगी? परिवर्तित हो जाएगी, है ना। फिर वो बोलते हैं द्वंदात्मकता आदर्शवाद और द्वंदात्मकता भौतिकवाद उन्होंने कार्ल मार्क्स से किया है। तो द्वंदात्मकता आदर्शवाद की अवधारणा हीगल ने प्रतिपादित किया था। द्वंदात्मकता आदर्शवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? हीगल ने प्रतिपादित किया था। मार्क्स ने अद्वंद्ववाद की अवधारणा को हीगल की लेखनी को अपनाया। मार्क्स ने क्या किया? अद्वंद्ववाद की अवधारणा हीगल की लेखनी को अपनाया, परंतु आदर्शवाद के स्थान पर उन्होंने भौतिकवाद के साथ साथ इसे जोड़ा। आदर्शवाद के स्थान पर उन्होंने क्या किया? भौतिकवाद को साथ साथ जोड़ा। हीगल एक चरम आदर्शवादी, हीगल कैसे एक आदर्शवादी? एक चरम आदर्शवादी थे। उनका यह मानना था कि विचार ही एकमात्र परम चरम सत्य है जो भौतिक वस्तु से पूर्व है। अभी बताए ना, उनका मानना था कि विचार ही है जो भौतिक वस्तु से पूर्व है। भौतिक वस्तु नष्ट हो सकती है परंतु विचार निरंतर कायम रह सकती है, उनका कहना था। हीगल के अनुसार एक विचार जो कि संपूर्ण नहीं है, निरंतर विद्यमान नहीं रह सकती है, यह अपने विरोधाभास को जन्म देगा। यह एक अद्वंद्ववाद की प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित होगा, है ना। हीगल के अनुसार एक विचार जो है वो संपूर्ण नहीं है, निरंतर विद्यमान नहीं रह सकती, वो अपने विरोधाभास को भी जन्म देगा। यह एक अद्वंद्ववाद की प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित होगा, ठीक है। अद्वंद्ववाद उस संघर्ष को संबोधित करता है जो कि एक व्यवस्था के भीतर उत्पन्न हो चुके हैं। हीगल ने अद्वंद्ववाद की अवधारणा के माध्यम से एक उपस्थित विचार में परिवर्तन को समझने का प्रयास किया, है ना। इसलिए द्वंद्ववाद आदर्शवाद कहा गया। उनका वही कहना था कि हीगल का कि सबसे पहले उनका विचार क्या था? परम सत्य था और वस्तु तो नष्ट हो सकती है, उनका कहना था। कार्ल मार्क्स उनका अपोजिट थे। हीगल के अनुसार पहले से उपस्थित एक विचार का वाद कहा जा सकता है, चूंकि यह संपूर्ण नहीं था, यह अपने विरोधाभास को जन्म देगी। इस विरोधाभास को प्रतिवाद कहा जा सकता है। वाद एवं प्रतिवाद के बीच के संघर्ष के कारण एक नए विचार का उत्पन्न हो जाएगी। यह नव उत्पन्न विचार संवाद कहलाएगा। जो नया उत्पन्न जो विचार होगा वो क्या कहलाएगा? संवाद कहलाएगा। समय के साथ यह संवाद स्वतःवाद बन जाएगी और एक दिन बाद बन जाएगी। वो द्वंद्वात्मकता आदर्शवाद की प्रक्रिया तब तक निरंतर जारी रहेगी जब तक कि संपूर्ण विचार की उत्पत्ति ना हो जाए। बस एक स्लाइड है, बस लास्ट थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा और देख लीजिए।
ओह क्या प्रॉब्लम आ गई। बस मार्क्स ने द्वंद्ववाद की इस अवधारणा को अपनाया एवं उत्पादन की विधि के साथ जोड़कर समझाया, है ना। मार्क्स ने क्या किया, द्वंद्ववाद की विधि का उसे उत्पादन की विधि के साथ जोड़कर समझाया। उन्होंने द्वंद्ववाद भौतिकवाद कहा। द्वंद्ववाद भौतिकवाद का, भौतिकवाद का होता है वस्तु और भौतिक उत्पादन है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद की इस अवधारणाओं के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि किसी प्रकार का यह मानव समाज में उत्पादन की विधि को परिवर्तित करती है। साथ ही यह भी समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार द्वंद्ववाद की प्रक्रिया से समाज की संरचना परिवर्तित हो जाती है। मार्क्स का यह मानना था कि एक समाज में स्वरूप संरचना उस समाज का उत्पादन का विधा पर आधारित होती है। यदि एक समाज संपूर्ण न हो तो यह निरंतर उपस्थित नहीं रह सकती है। यह अपने विरोधाभास में स्वयं जन्म दिया। यह विरोधाभास संघर्ष का जन्म देगा, है ना। उनका क्या मानना था गाइस, उनका मानना था कि यदि एक समाज संपूर्ण ना हो तो निरंतर उपस्थित नहीं रह सकती है। वे अपने विरोधाभास को स्वयं जन्म दिया। मार्क्स का मानना था कि एक समाज स्वरूप संरचना उस समाज के उत्पादन को विधा पर आधारित हो सकती है ना। यह संघर्ष परिवर्तन को जन्म देगा। मार्क्स अपने समय के पूंजीवादी समाज के संदर्भ में ज्यादा चिंतित रहे। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज आंतरिक रूप से विरोधाभासी है। पूंजीवादी समाज के आंतरिक रूप से विरोधाभासी है, जो कि अपने विरोधाभास को स्वयं जन्म देगा। पूंजीवादी समाज आंतरिक रूप से क्या है, विरोधाभासी है, जो कि अपने विरोधाभास को स्वयं जन्म देगा। वर्तमान में उपस्थित सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था को बात कहा जाता है। इस विरोधाभास के प्रतिवाद कहा जा सकता है। यह संघर्ष एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को जन्म देगा, जिसे संवाद कहा जा सकता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में उत्पन्न श्रमिक क्रांतियां का कारण जिस सामाजिक समाज की स्थापना होगी उसे संवाद कहते हैं। मार्क्स के अनुसार क्या था कि पूंजीवादी समाज में उत्पन्न श्रमिक क्रांतियां के कारण जिस सामाजिक समाज की स्थापना होगी उसे संवाद कहा जा सकता है। ये एक वर्गीय समाज होगा। ये कैसा होगा, वर्गीय समाज होगा, जिससे किसी भी प्रकार में वर्ग संघर्ष नहीं होंगे। वर्ग संघर्ष के न होने के कारण समाज में पुनः कोई संरचना में अपना परिवर्तन नहीं होगी। चूंकि यह एक संपूर्ण समाज होगा और अद्वैतवाद की प्रक्रिया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, जिससे इतिहास का अंत हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वेल, इसे पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया मुझे कॉन्सेप्ट में बताइएगा, फिर मैं आपका इसे शॉर्ट लेके आ जाऊंगा नोट्स, ठीक है। तो बाय गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अब मुझे आशा है कि आपको उससे कुछ सीख ही मिला होगा, ठीक है। तो मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।